हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और ये है आपका मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कल आप लोगों ने, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी आप लोगों को, थैंक यू वेरी मच। कल आप सभी लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस भेजे और इसके टीचर्स डे के आप सभी को भी मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और बेस्ट विशेस और थैंक यू वेरी मच इतने सारे मैसेजेस और इतना प्यार भेजने के लिए। और इसके अलावा कल हमने अपनी बुक को, जो ये कॉपी फॉर्म में आ गई है बुक हमारी, ये बुक जो है, ये कल जो पहली कॉपी है वो मेरे पास है इसकी। और अब जो है बस बुक अब डिस्पैच होनी शुरू हो जाएगी। एक्चुअली मैंने जब बोला था तो पता नहीं, या तो मैं अपनी बात क्लियर नहीं कर पाई। 15 अगस्त से प्री लॉन्चिंग थी, तब तक बुक जो है वो पे काम चल रहा था। बुक प्रिंटिंग में जो है वो गई हुई थी और कल बुक की कॉपीज़ जो हैं वो आई हैं, जिन पर सिग्नेचर्स हुए हैं और सब हुए हैं। अब वो डिस्पैच होनी शुरू होगी। अब बुक डिस्पैच अब आपके घर पर आनी शुरू होगी, यानी कि बुक एक फॉर्म में, एक इस तरीके की फॉर्म में बुक अब आ चुकी है, हमारे हाथ में भी आ चुकी है। और बुक जो है वो अब आप लोगों को मिलनी शुरू होगी। जब बुक आपके पास, जब आपकी डिस्पैच होगी तो आपके पास आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा जिससे आप, ट्रैकिंग आईडी आएगी जिससे आप अपनी बुक को ट्रैक कर सकते हैं। इतना विश्वास आप लोगों ने किया, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, थोड़ा सा जो है समय बाद आपकी किताब आपको मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये किताब आपको अच्छी लगे। अगर कोई भूल चूक हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और जो है मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत से ये किताब जो है तैयार करी है, मगर एक ह्यूमन फॉल्ट है, अगर कोई आपको लगती है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और आपको जो है एक इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगी कि शायद मैं समझा नहीं पाई कि 5 के बाद डिस्पैच होनी जो है वो शुरू होंगी। तो 5 के बाद मतलब अब जो है वो बुक्स अब डिस्पैच होनी शुरू हो गई है, होगी, मतलब हो गई वो डिस्पैच जो है। अब जो आपने एड्रेस लिखा, आपके एड्रेस पे किताबें जो हैं वो आएंगी। तो ये हमारी बुक है, महाबुक इसको नाम दिया हमारी टीम ने, द पाथ टू विक्ट्री। और बस आप लोगों की दुआ इसके साथ, आप लोगों की दुआएं चाहिए। ये किताब आप, बस चाहती हूँ कि बहुत आपको अच्छी लगे, आपके पर्पस को सॉल्व करे ये बुक जो है। और अब इस पे जो डिस्काउंट था वो ख़त्म हो गया है। आई थिंक 50 रुपीज़ बढ़ गए हैं अब इस पर, मैंने देखे नहीं। तो डिस्काउंट शायद 100 रुपये का तो अभी भी है, 50 रुपीज़ इस पर बढ़ गए हैं। तो दिस इज़ द पाथ टू विक्ट्री। और ये हमारा ऑनलाइन बैच है जो 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। दोज हु आर विलिंग टू टेक एडमिशन, लाइव बैच है UPTGT का। ये प्रैक्टिस बैच है हमारा जिसमें टेस्ट पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं। ये हमारे वीडियो बैचेस हैं। ये सारी जानकारी आप लोगों को इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करने पर मिल जाएगी। आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करिए और आपको उस पे सारे जो है सब UPTGT, UPPGT और DSSB, सिर्फ ग्रामर के पूरे बैचेस आपको उसमें मिल जाएंगे। और फिलहाल मैं क्या करवा रही हूँ, मैं करवा रही हूँ मेजर फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज मैं आप लोगों को, जो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज मैं, वो क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बेसिकली जो मैंने लिया है, एक कुछ टर्म्स जो हैं वो मैं लेकर आई हूँ। जैसे आप लोगों ने अगर सुन रखा हो ब्लैक कॉमेडी, ब्लू कॉमेडी अगर आपने सुनी हो, तो मैं आपको दोनों ब्लैक कॉमेडी, ब्लू कॉमेडी, इनके बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट ब्लैक कॉमेडी। भाई ब्लैक कॉमेडी जो है वो है क्या? ये आप कॉमेडी से जब आपके दिमाग में एक विचार आता है तो आता है आ हा 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 हा, हंस गए, हंसते 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 हंस रहे हैं। लेकिन हर सिचुएशन वो फार्स होता है, स्लैपस्टिक ह्यूमर है, एक सिंपल कॉमेडी ऑफ मैनर्स, रोमांटिक कॉमेडी ना। ब्लैक कॉमेडी वो नहीं है। पहली बात, जो ब्लैक ह्यूमर जो टर्म है ये फ्रेंच ह्यूमर से लिया, फ्रेंच टर्म से लिया गया है। ये टर्म जो है वो दिया गया था आंद्रे ब्रिटन के द्वारा। उन्होंने ये जोनाथन स्विफ्ट के वर्क्स को देखते हुए ये टर्म जो है वो क्रिएट किया था।
अब आप सोच रहे होंगे उनके कौन से। अगर आप लोगों ने जोनाथन स्विफ्ट का अ मॉडेस्ट प्रपोजल पढ़ा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गरीब लोगों को अपने बच्चे अमीर लोगों को दे देने चाहिए, तो उससे दोनों का पर्पस सॉल्व होगा कि अमीर लोगों की खाने की समस्या खत्म हो जाएगी और गरीब लोगों की गरीबी। दैट इज अ मॉडेस्ट प्रपोजल। तो आप सोच रहे हो कि इसमें हंसी क्या है। दिस इज मॉर्बिड ह्यूमर। ये ह्यूमर एक मॉर्बिड ह्यूमर होता है। ये ह्यूमर अक्सर ऐसे टॉपिक्स पे होता है जिस पे लोग बोलने से बचते हैं। ये सोसाइटी की जो शॉर्टकमिंग्स है उनको बताता है, मगर ये सिटायर नहीं होता। ये एक ऐसा ह्यूमर होता है जो लोगों को एक ऐसी परिस्थितियों में ह्यूमर क्रिएट करता है जिसमें हम सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल डेथ, उनमें जो है वो ह्यूमर क्रिएट करता है। उसका मतलब हंसी नहीं है, एक आयरॉनिकल सिचुएशंस जो हैं वो दिखाई जाती। ब्लैक कॉमेडी और डार्क ह्यूमर इज द काइंड ऑफ कॉमेडी दैट प्रेजेंट सीरियस थिंग्स इन रादर लाइट मैनर, जिसमें जो आप एक जैसे एक मूवी है उसमें दिखाया है कि बहुत सारे लोगों को क्रूसीफाई करके मार दिया जाता है, तो उसमें दिखाया है कि ये एक आम आदमी का फेट है। आम लोग तो मरते रहते हैं, जैसे जानवर मर जाते हैं तो उनका कोई वो नहीं होता, उनकी मरने पे कोई दुखी नहीं होता। इन द सेम वे आदमी तो मरता रहता है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। आप सोच सकते हैं कि ये ह्यूमरस वे में दिखाया जाता है कि एक आदमी की वैल्यू कीड़े मकोड़े जितनी है। तो ब्लैक कॉमेडी सीरियस थिंग्स को लाइट मैनर में लेती है। It is a dramatic genre that is used for the subjects that are not good or comfortable to discuss. ये उन चीजों में कॉमेडी उत्पन्न करती है जो सब्जेक्ट्स बात भी करने के योग्य नहीं माने जाते। इवन दे आर कंसिडर्ड अ टेबू। लोग बचते हैं उनके बारे में बात करने से, जैसे डेथ। डेथ को कोई सीरियसली कैसे ले सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत सारे लोग जो है उनको मार दिया गया, तो ये दिखा दिया कि दैट वाज द फेट ऑफ अ कॉमन मैन। कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाते हैं। तो ये डार्क ह्यूमर है। द टर्म इज जनरली यूज फॉर द इश्यूज फॉर रिलेटेड टू वल्गर थीम दैट आर पुट इन एन अम्यूजिंग वे बिफोर। वल्गर थीम्स के लिए मैं इसे नहीं कहूंगी ग्रेव एंड सॉम्ब्रे। ग्रेव सॉम्ब्रे भी नहीं, ग्रेव थीम्स होती हैं उनको लाइट वे में लिया जाता है। The main themes included are death and violence. डेथ है, वायलेंस है। जैसे अभी आपको मैंने जोनाथन स्विफ्ट के बारे में बताया, एक मूवी अभी आपको मैं इसमें बताऊं कि इसमें एक ये उसका मैं मूवी का नाम भूल रही हूँ। अगर मैं उसकी स्टोरी आपको बताती हूँ और कैसे डार्क ह्यूमर है वो बताती हूँ, कि उसमें दिखाया है कि एक कैरेक्टर जो है वो अपने बॉस से पैसे लेता है अपने जो है कर्जा चुकाने के लिए। जब बॉस से और कर्जा चुका नहीं पाता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता, तो बॉस की बीवी उसके हाउस होल्ड पे कब्जा कर लेती है। और वो जो है बॉस को ये कोरियन जो है उसमें दिखाया गया है शायद। तो वो जो है वो बॉस को का कर्जा चुकाने के लिए और वो बिना किसी पे लिए और अपने घर परिवार को बचाने के लिए लगातार काम करता रहता है, बिना पैसों का एक स्लेव जो है वो बन जाता है। तो ये एक ह्यूमर दिखाया है कि एक आम आदमी जिसके पास पैसा नहीं है उसकी जिंदगी कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है। दिस इज कॉल्ड ब्लैक ह्यूमर। यहाँ ये मत सोचिएगा कि इस पे हंसी आएगी, नो दैट्स नॉट एट ऑल। जैसे मॉडेस्ट प्रपोजल पे आपको हंसी नहीं आएगी, उसमें एक बिटर आयरॉनिकल सिचुएशन दिखाई गई है एंड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डार्क ह्यूमर। सैम ये जो है ये डार्क ह्यूमर, इसे डार्क ह्यूमर और गैलोज ह्यूमर भी कहा जाता है। इसे गैलोज ह्यूमर भी कहा जाता है। तो आई होप आई एम क्लियर इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड। एक मैंने बहुत पहले कहानी पढ़ी थी एंड दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डार्क कॉमेडी और ब्लैक ह्यूमर, जिसमें एक
लड़की है, उसको मोटी लड़की है, उसे बहुत वो हॉस्टल में रहने के लिए जाती है और उसको जो है जो है उसको साथ की लड़कियां बहुत बुली करती हैं और आखिरकार वो उनके बुली से तंग आकर वो आत्महत्या कर लेती है। और फिर उसके बाद जो उस लड़की के पेरेंट्स, उनकी इकलौती लड़की होती है, वो उन लड़कियों को जो है एक बंद कर देते हैं एक कमरे में और रोज़ उन्हें कुछ एक ऐसी चीज़ खाने को देते हैं जिससे वेट बहुत तेज़ी से पुट ऑन करने लगती हैं। तो बहुत लंबे समय तक ये पता नहीं चलता कि वो लड़कियां कहाँ हैं, लेकिन आखिरकार जब पुलिस उन्हें पुलिस उन्हें आइडेंटिफाई करती है कि भाई यहाँ इन लोगों ने उसे बंदी बना रखा है, तो वो लड़कियां काफ़ी जो है उन्होंने बहुत वेट गेन कर लिया और वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। तो उसके बाद में पता चलता है कि जो उस मोटी लड़की के पेरेंट्स थे वो लाइपोसक्शन के बाद निकलने वाली जो चर्बी थी वो उन लड़कियों को पका के खिला रहे थे। और ये एक डार्क ह्यूमर का एग्जाम्पल है। ये मैंने कभी कहानी पढ़ी थी, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डार्क ह्यूमर। तो डार्क ह्यूमर से ये मत समझिएगा कि वो जो है उसमें कहीं कुछ हंसने को मिलेगा, ये मॉर्बिड कंडीशंस को बताता है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, डार्क ह्यूमर किसने टर्म कॉइन करा, आंद्रे ब्रेतन ने, और बेसिकली जो सरियलिस्ट मूवमेंट को बिलोंग करते थे आंद्रे ब्रेतन, और उन्होंने बेसिकली स्विफ्ट के वर्क्स को देखते हुए ये टर्म कॉइन की थी। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट सैमुअल जॉनसन का एक वर्क है जिसका नाम है प्रीफेस टू शेक्सपियर। ये एक क्रिटिकल वर्क है, मतलब क्रिटिक्स इसमें ये सैमुअल जॉनसन वाज अ क्रिटिक, तो उन्होंने ये एक जो क्रिटिकी लिखी है प्रीफेस टू शेक्सपियर 18th सेंचुरी 1765। इसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं शेक्सपियर के वर्क्स के ऊपर, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे हाईलाइट सेवरल क्वालिटीज एंड डिफेक्ट्स इन शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर के प्ले में क्या क्वालिटीज हैं, क्या डिफेक्ट्स हैं, वो सब उन्होंने बताया है। तो क्या बताया है देखिए, उनमें कॉमेडीज और ट्रेजेडी। सबसे पहले क्वालिटीज को लेते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल नेचर एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ रियलिटी बाय शेक्सपियर इन प्ले। उनका मानना था कि शेक्सपियर ने इंसान की जो जनरल प्रवृत्ति होती है उसे दिखाया है और उनके प्लेज में रियलिटी है। शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स आर इंडिविजुअल बट रिप्रेजेंट यूनिवर्सलिटी, कि उनके कैरेक्टर्स इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं मगर हर कैरेक्टर बेसिकली किसी न किसी को रिप्रेजेंट करता है। हर एक को लगता है ये क्वालिटी तो हमारे अंदर भी है, तो वो यूनिवर्सलिटी जो है वो बताते हैं। द लैंग्वेज ऑफ शेक्सपियर इज कॉम्प्रिहेंसिबल, यानी कि ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, ये क्वालिटीज है। अब उन्होंने डिफेक्ट्स बताए हैं, नहीं अभी डिफेक्ट्स नहीं है। हिज प्लेज आर रियलिस्टिक, उनके प्लेज रियलिस्टिक हैं कि हमें उनसे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। जॉनसन थिंक्स दैट द न्यू नेचुरल मीडियम फॉर शेक्सपियर इज कॉमेडी नॉट ट्रेजेडी। एक बार एक क्वेश्चन आया भी था कि जॉनसन के अकॉर्डिंग शेक्सपियर किस में ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनका ये मानना था जो सैमुअल जॉनसन का कि वो कॉमेडी में ज़्यादा बेटर थे, ट्रेजेडी में इतने अच्छे वो नहीं थे। अकॉर्डिंग टू हिम शेक्सपियर हैड टू स्ट्रगल फॉर हिज ट्रेजेडीज बट स्टिल दे डिड नॉट रीच परफेक्शन। उनका ये मानना था कि शेक्सपियर को जब वो ट्रेजेडीज लिखते थे तो ही हैड टू स्ट्रगल अ लॉट, लेकिन फिर भी वो अपनी ट्रेजेडीज में वो परफेक्शन नहीं ला पाए जो अन्य राइटर्स में था। अब डिमेरिट्स लेते हैं। शेक्सपियर डजंट गिव मच कंसिडरेशन टू प्लॉट कंस्ट्रक्शन, ये तो है ही। शेक्सपियर का खुद भी ये मानना था, वो कैरेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे एज कंपेयर टू प्लॉट। एरिस्टोटल का मानना था कि प्लॉट जो इंपॉर्टेंट होता है, कैरेक्टर सेकेंडरी होता है। शेक्सपियर जी का मानना था कि कैरेक्टर मोर इंपॉर्टेंट, प्लॉट इज सेकेंडरी। तो उन्होंने वही चीज़ अपने प्लेज में फॉलो करी है। ही डजंट गिव मच कंसिडरेशन टू प्लॉट कंस्ट्रक्शन, उन्होंने प्लॉट कंस्ट्रक्शन को इतना जो है वो बल नहीं दिया, उन्होंने इतना उनको वैल्यू नहीं दी। एंड ही सेक्रीफाइसेस वर्च्यू टू कन्वीनियंस, वर्च्यूज को और थ्री यूनिटीज को वो ऑब्वियसली उसको जो है वो उसके साथ तो वो उनको तो तोड़ते मरोड़ते ही थे। शेक्सपियर इज नॉट ऑफ सिविलाइज्ड काइंड इज ऑल्सो ओवर प्रूनिंग। वो मतलब शेक्सपियर की, अगर आपने फैमिली शेक्सपियर जो है उसका नाम सुना है, बाउडलराइज जो कहा जाता है जिसमें काट छांट करना, तो शेक्सपियर को कहा जाता है कि वो इतने सिविलाइज्ड नहीं थे, जो कुछ भी उन्होंने लिखा कि वो इतने सिविलाइज्ड नहीं थे। एज फार एज यूनिटी ऑफ एक्शन इज कंसर्न शेक्सपियर इज गुड एट इट, बट द अदर टू यूनिटीज ऑफ टाइम एंड प्लेस आर सबसर्विएंट टू द माइंड। यूनिटी ऑफ एक्शन उनका सही चलता था,
कि एक्शन जो है वो बंधा हुआ होता था उनका, लेकिन टाइम एंड प्लेस में वो जो है उसको उसको उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज जो है करा करते थे. सिंस द ऑडियंस डज नॉट कंफाउंड स्टेज एक्शन विद रियलिटी, इट हैज़ नो ट्रबल विद द शिफ्ट ऑफ सीन फ्रॉम रोम टू अलेक्जेंड्रिया. लेकिन ऑडियंस को इतना सब पता नहीं चलता था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा रोम से कब अलेक्जेंड्रिया पहुंच गए, कब कहाँ पहुंच गए. तो बट शेक्सपियर मतलब यूनिटीज़ को उनको जो है वो उसमें चेंजेस करते रहते थे. एंड ही डिड नॉट फॉलो द थ्री यूनिटीज़ आर्डेंटली. तो ये उनके शेक्सपियर के प्रीफेस टू शेक्सपियर, जिसमें उन्होंने के कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स जो हैं वो यही हैं कि उन्होंने शेक्सपियर की को का पोएट जो है उन्होंने कहा कि वो नेचुरल लिखते हैं, वो कॉमेडीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं, ट्रेजेडीज़ उनके में परफेक्शन नहीं है. शेक्सपियर थ्री यूनिटीज़ को वायलेट करते हैं, और शेक्सपियर जो है उनके जो है वो कैरेक्टर को ज़्यादा बल देते हैं और एक्शन को कम देते हैं. ये उन्होंने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बताई है प्रीफेस टू शेक्सपियर में, जो उनका काफ़ी फेमस वर्क है. उसके बाद आज का लास्ट पॉइंट है. आज थोड़े से ही पॉइंट्स लेकर आई हूँ, और ये है फार्स. लेकिन जो भी पॉइंट्स लाए हैं आपके लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं ये, जिससे आपको इनको समझने में आसानी होती है. फार्स, फार्स क्या होता है? अगर आप अभी जैसे मैं आपको एक चीज़, पहले मैंने एक ब्लैक कॉमेडी बताया था, मैंने अभी एक टर्म यूज़ करी थी ब्लू कॉमेडी. अगर आपने सुना हो ब्लू कॉमेडी क्या होती है? ब्लू कॉमेडी होती है बॉडी कॉमेडी, BAWDY, बॉडी, और ल्यूड कॉमेडी, जिसमें सेक्सुअल कंटेंट को और ऐसी ही भाषा को कॉमिक वे में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें पूरी जो कॉमेडी है वो सेक्सुअल कंटेंट पर ही चलती है. दैट इज कॉल्ड ब्लू कॉमेडी. Blue comedy is related to sexual comedy. That is blue comedy. And black comedy that deals with death and violence. That is black comedy. एंड नाउ इज फार्स. फार्स क्या होता है? ये एक वो लिटरेरी जॉनरा है, मेक यूज ऑफ हाईली एग्जैजरेटेड एंड फनी चीज. फार्स में आप ये समझिए बिना दिमाग का. अगर आप लोगों ने गोलमाल मूवी देखी हो तो उसमें आप फार्स समझ सकते हैं. अगर आपने वो ऐसे ऐसे सीन्स जो है वो जब जो किसी अजय देवगन की तरफ उंगली करके बात करते तो वो उंगली को टेढ़ा कर देता था, तो इसमें ये फार्स है. इस इवन जो उससे पहले वाली गोलमाल आई थी तो उसमें जो है वो दिखाया था, जो कुत्ते का नाम रखा गया था वो फेसबुक था कुत्ते का नाम, आई थिंक. और वो जो है उसमें जो है वो एक उसमें दिखाया है कि मतलब ऐसे सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं कि हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है. बहुत ही एग्जैजरेटेड सिचुएशन जो है वो दिखाई जाती है. अगर आप लोगों को फार्स का वो सीन, वो फार्स में अगर हम याद करें तो वो पिक्चर है आमिर खान और जो है अजय देवगन की पिक्चर है. अरे कौन सी पिक्चर है वो? मिस्टर लोवा लोवा वाली कौन सी पिक्चर है? आमिर खान और उसकी अजय देवगन वाली, जिसमें वो पाइप पे चल के जा रहा है. इश्क है. इश्क मूवी जो है, अगर आपको वो सीन याद हो कि एक जो वो व्यक्ति है वो आमिर खान चल के, वो अजय देवगन चल के जा रहा है पाइप पे, और वो जो है पाइप काटने में लगा पड़ा है, और वो उसको बार बार जो है उसको रोक रहा है कि वो उसको एक नीचे से कह रहा है कि अरे वो बार बार कह रहा है कि वो जो है गूंगा बह रहा है. तो कह रहा है गूंगा बह रहा है तो कम से कम तुझे दिख तो रहा है. तो ये जो सिचुएशंस होती हैं ना, फार्स कहा जाता है. ये एक वो लिटरेरी जॉनरा है जिसमें हाईली एग्जैजरेटेड और ऐसी फनी सिचुएशंस लाई जाती हैं जिसका एक ही पर्पस होता है, टू एंटरटेन द ऑडियंस. इट यूजेस एलिमेंट्स लाइक फिजिकल ह्यूमर, डेलिब्रेट एब्सर्डिटी. अब जैसे मैंने अभी आपको बताया पाइप पे चल के जा रहा है, वो पाइप जो है वो काटे जा रहा है. उसके बाद का सीन भी आपको याद होगा कि वो कहाँ पर जो है वो जो है पाइप से वो दोनों के दोनों कहाँ पर जो है वो जाते हैं. तो इस तरीके की सिचुएशंस को कहा जाता है दैट इज कॉल्ड फिजिकल ह्यूमर, डेलिब्रेट एब्सर्डिटी, एब्सर्ड. अगर आप फार्स को देखें तो शेक्सपियर का जो प्ले है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, उसमें इसी तरीके का फार्स है कि जब दो भाई हैं, दो भाइयों के दो जुड़वा भाई हैं, उनके जुड़वा नौकर हैं, और कैसी सिचुएशन बनती है और वो जो है उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं. इसमें इस तरीके का ह्यूमर जो है दैट इज कॉल्ड फार्स. बॉडी जोक्स होते हैं इसमें, यानी कि बहुत ही अश्लील जोक्स होते हैं. अगर आपको याद हो तो कॉमेडी ऑफ एरर्स में वो कहता है अरे मुझे भी पता चला है कि मेरी भी शादी हो गई है, एंड आई कैन फाइंड, वो उसको बोलता है कि मेरी वाइफ जो है वो बिल्कुल गोल है दुनिया की तरह, एंड आई कैन फाइंड कंट्रीज इन हर बॉडी.
तो ये जो है बॉडी जोक्स होते हैं, ड्रंकननेस होती है कि बस लोगों को किसी भी तरीके से हंसाना है. When farce first appeared in English, it had to do with कुकरी नॉट कॉमेडी. फार्स जब पहली बार आए थे तो उनका लेना देना कुकरी से था, कॉमेडी से नहीं. 14th सेंचुरी में इंग्लैंड ने ये फार्स लिया था मिडिल फ्रेंच से जिसका मीनिंग था फोर्स मीट और स्टफिंग. यानी कि फार्स का जो एटमोलॉजिकल मीनिंग है वो होता है स्टफिंग, ठूंसना. तो ये कहाँ से 14वीं सेंचुरी में इंग्लैंड ने ये वर्ड अडॉप्ट करा है और कहाँ से लिया है? मिडिल फ्रेंच से. वहाँ इसका मीनिंग है स्टफिंग और ओवर मीट. यानी कि जो शब्द है ये कहाँ से आया है? ये कुकरी से रिलेटेड है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू कॉमेडी. और ये फ्रेंच टर्म जो है वो है. The comedic scenes of farce in English dates from the 16th century. 16वीं सेंचुरी में फार्स जो है वो यहाँ पर फेमस हुए थे इंग्लैंड में. When England imported a kind of knockabout comedy, जो इंग्लैंड में भी इसी तरीके की कॉमेडी आ गई जिसमें हंसते हंसते पेट में जब boisterous laughter जिसमें आना चाहिए. This dramatic genre had its origins in the 13th century. Practice of augmenting or stuffing Latin church texts with explanatory. ये जो ड्रामेटिक जॉनरा है इसको अगर हम देखें तो इसका ओरिजिन 13वीं सेंचुरी से भी ले सकते हैं जिसमें लैटिन चर्च के टेक्स्ट को जबरदस्ती ठूंसा जाता था. 15वीं सेंचुरी में एक सिमिलर प्रैक्टिस हैड राइजन ऑफ इंसर्टिंग अनस्क्रिप्टेड बफूनरी. अब 15वीं सेंचुरी में लोगों को रिलीजियस प्लेस से लोग भाग ना जाएं तो एक लोगों को हंसाने के लिए जबरदस्ती की कॉमेडी ठूंसी जाती थी और उसको ही क्या कहा जाता था? वो ठूंसना, स्टफिंग. वहीं से ये वर्ड आया है, फार्स जो है वो वर्ड आया है. Such farces which included clowning, acrobatics, reversal of social roles and indecency soon developed into a dramatic genre and spread rapidly in various forms throughout Europe. लेकिन वही वाली बात है कि पहले ये शुरू हुए फोर्स उससे जो इंटरल्यूड्स के रूप में, तो फोर्स के उसमें से शुरू हुए. बाद में जिसमें इंडिसेंसी, ऑब्वियसली हंसाने के लिए ये जो है इंडिसेंट चीज़ें और सोशल रोल्स का रिवर्सल होना, लड़की को लड़का, लड़के को लड़की बनाना, डिस्टेंट ड्रामेटिक जॉनरास को यूज़ किया और धीरे धीरे फार्स पूरे उसमें जो है फैल गया. अब इसमें मोटी मोटी बातें क्या है कि फार्स जो है वो फ्रेंच से लिया गया है और इसका ये इसको जो लेना देना है ये कुकरी से लिया गया है. कॉमेडी में तो ये बाद में आया. इसका मतलब होता है फोर्स मीट या स्टफिंग, या के मतलब बीच में ठूंसना. तो ये है हमारा फार्स का जो डेफिनेशन मैंने दी, फार्स के बारे में समझाया. तो आज आपको मैंने ब्लैक कॉमेडी, ब्लू कॉमेडी, प्रीफेस टू शेक्सपियर और फार्स के बारे में बताया. आई होप कि ये टर्म्स आपके दिमाग में छप जाएं और व्हेनेवर इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो आप उनमें बिना किसी संकोच के आंसर दे सके. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं कल. बाय बाय.